नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं कानूनी कोना विद प्रभाकर मिश्र। बिहार में, पटना में भले ही नेता कुछ भी कहते रहे कि ये एक उपचुनाव था, हार गए, आत्ममंथन करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दो घटनाक्रम बड़ा दिलचस्प है। कल जब चुनावी नतीजे आ रहे थे, उस समय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जंतर मंतर पर मौजूद थे। क्या कर रहे थे वो भी आपको बताएंगे। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बैठक की नीतीश कुमार के साथ संसद भवन परिसर में। जनता दल यूनाइटेड के अगल बगल वाले दो नेता भी मौजूद रहे। अनंत सिंह ने बयान दे दिया कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते तो बांकीपुर ना हारते। बयान बहादुर मंत्री जो भाजपाई है गिरिराज सिंह, वो भी कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या बीजेपी जेडीयू के नेता आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी को यह समझ आ रहा है, उन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझ आ रहा है जो गुजरात में एक चुनाव हारने के बाद उन्होंने उस समय के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के धनिया बो के रख दिया था। तो उनको पता है कि एक उपचुनाव, माफ कीजिएगा, कितना भारी पड़ता है। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है, तीन वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, प्रभाकर मिश्र जी, शशि शेखर जी और अमित जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब मंच पर। शशि जी, आप बिहार में मौजूद है, इसलिए पहला सवाल तो आप ही से पूछेंगे। बांकीपुर उपचुनाव 2025 का विधानसभा चुनाव, हम लोगों के बीच में काफी चर्चा हुई कि प्रशांत किशोर पीछे हट गए और बिहार एक डरे हुए नेता को कभी स्वीकार नहीं करता। अगर वो 2025 में चुनाव लड़ते खुद से तो शायद फर्क पड़ता, 2013 में जो हिम्मत अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में दिखाई थी। लेकिन उसके बाद 2025 के चुनाव के हार के बाद 2026 आते आते ऐसा क्या बदल गया कि प्रशांत किशोर जीते, और जीते ही नहीं, इसको सिर्फ एक जीत नहीं कहा जा सकता, तमाम राउंड में सिर्फ 32 में से सिर्फ एक राउंड में वो पीछे नजर आए। यहां तक कि वो जो बैलेट, जो पोस्टल बैलेट होता है, उसमें भी वो जीते हुए नजर आए। मोटे तौर पर जितने भी बूथ है, उन बूथों में से भी मोर देन 95% बूथ पर जो है वो प्रशांत किशोर आगे बढ़ते हुए नजर आए। तो इसको हम सिर्फ एक जीत नहीं कहेंगे, हम इसको मानेंगे कि ये एक लहर थी, एक तूफान था जिसमें मोदी शाह के उम्मीदवार को बहा दिया। क्या बदला 2025 से 2026 आते आते? कुछ नहीं बदला, सिर्फ ये बदला कि आप जिसको लहर और तूफान कह रहे हैं जन सुराज के लिए या प्रशांत किशोर के समर्थन के लिए, मेरी नजर में वो मोदी सरकार, सम्राट चौधरी सरकार, भाजपा के खिलाफ जनता का एक गुस्सा था। पिछले कुछ दिनों में केंद्र के स्तर पर और पिछले ये सम्राट चौधरी जी के मुख्यमंत्रित्व काल में जो जो घटनाएं घटी हैं, खास करके बिलौटी की जो घटना थी, उससे भी लोग बहुत गुस्से में थे। अभी जो रिसेंटली जेएनजी का मामला हुआ, इसका भी बड़ा असर बांकीपुर के युवाओं पर पड़ा, पटना में भी पड़ा। और ये एक संचयी गुस्सा था लोगों का भाजपा के रवैये के खिलाफ, भाजपा के अहंकार के खिलाफ, उस बयान के खिलाफ कि हम कुत्ता बिल्ली को खड़ा कर देते हैं और जिता देते हैं। तो मैं इसको अभी भी शशि जी, वो कुत्ता बिल्ली वाला जो बयान है उसको गलत कोट किया गया है। और वो चूंकि वो बयान रविशंकर प्रसाद ने आईएनएस और एएनआई के बाइक आईडी पर दिया था, उसको काट छाट के दिखाया गया है। तो वो एक बड़े नए नए ताजा ताजा यूट्यूबर पत्रकार जो एंकरों को गरिया रहे थे और धमाका करना चाहते थे, दौड़ लाना चाहते थे, उन्होंने सोशल मीडिया पे माफी मांग ली है कि मुझसे गलती हो गई है कि मैंने उस बयान को गलत कोट किया, और रविशंकर के उस गलत बयान को उन्होंने हर जगह प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दिया। मैं इसको कह रहा हूँ रविशंकर प्रसाद के उस बयान को जो उन्होंने दिया नहीं लिया संतोष भाई, हाँ, मैंने उन नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन वो बयान गलत था, वो परसेप्शन की बात कर रहा हूँ, मैं उस परसेप्शन की बात कर रहा हूँ जिस परसेप्शन के आधार पर इस वक्त बीजेपी की पॉलिटिक्स चल रही है। आप किसी को उठाकर मुख्यमंत्री बना देते हैं। आप एक चीज रुकिएगा, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे बात करनी थी। नहीं, एक सेकेंड, जो बात संतोष भाई ने कहा वो फैक्चुअली करेक्ट है, लेकिन राजनीति क्या इतने फैक्ट्स एंड डेटा पे चलती है क्या? वो परसेप्शन पे चलती है। इसी बात में नहीं तो जहाँ 63% वोट नितिन नवीन को 2025 में मिला, वहाँ 50% वोट प्रशांत किशोर को कैसे मिल गया? नहीं, इसको शशि जी ऐसे कह सकते हैं, प्रभाकर जी इसको ऐसे कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर ने जो तौर तरीका मोदी शाह को सिखाया 2013 के बाद, और अमित मालवीय जिस वो क्या बोलते हैं लेके आगे बढ़ रहे मशाल को, प्रशांत किशोर ने वही फॉर्मूला बीजेपी पर अपना दिया और सक्सेसफुली अपना दिया। प्रभाकर जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं यही कह सकती मैं अभी भी जी बोलिए। मैंने कहा कि माना कि रविशंकर प्रसाद के बयान को गलत कोट किया गया था, ठीक,
उन्होंने नहीं कहा था। लेकिन बांकीपुर में जो उम्मीदवार का सिलेक्शन हुआ, जो पहले उम्मीदवार थे अभिषेक बंटी, आपको जब ये पता था कि सामने प्रशांत किशोर खड़े होने वाले हैं, तो आपने अभिषेक बंटी को पहला उम्मीदवार बनाया, फिर आपने उनकी उम्मीदवारी वापस ली। अभिषेक बंटी के बारे में ढेर सारी कहानियां आई, अभिषेक बंटी की योग्यता के बारे में बात आई, उनके बैकग्राउंड के बारे में बात आई कि चारा घोटाले में उनके पिताजी के इन्वॉल्व होने की बात आई। तो ये ऐसे ही तो नहीं हुआ होगा, पहली बात। दूसरी बात कि जो भी हुआ, मान लीजिए कि अभिषेक बंटी का नाम को वापस लेकर के नीरज कुमार को जब खड़ा किया गया, तो नीरज को जिन लोगों ने सुना, उनको बोलते हुए सुना, उनके हाव भाव सुना, कहीं से किसी को लगा कि मैं बहुत ही सावधानी से एक बात कह रहा हूं कि जितने बिहार के मतदाता हूं, बिहार या बिहार के बाहर के लोग या बांकीपुर के लोग, आपको क्या ये किसी ने नहीं देखा क्या कि प्रशांत किशोर के सामने आपने नीरज सिंह को जब खड़ा किया, तो भले ही रविशंकर प्रसाद ने नहीं कहा हो कि हम कुत्ता बिल्ली किसी को खड़ा कर देंगे, लेकिन उम्मीदवार के सिलेक्शन में कम से कम यही होता हुआ दिखा कि पहले उन्होंने एक को खड़ा किया और दूसरे को खड़ा किया। मैं नाम उसका नहीं लेता हूं। तो ये दिखने में तो ऐसा ही लग रहा था। अमित जी बताएंगे। मैं ये कह रहा हूँ, पहले बात तो शशि, सुबह से ही मैं लगातार टिप्पणियां कई बीजेपी के अपने मित्रों की देख रहा हूँ, और मैंने भी कल ये इस बात का जिक्र किया था कि कुत्ता बिल्ली वाला जो बयान था उस बात का, तो उनकी तरफ से ये था कि ये बयान तो दिया ही नहीं गया था, इस तरह से उन्होंने अलग ढंग में पेश किया और ये सारी चीजें थी। मेरा एक छोटा सा सवाल है, सवाल क्या, अब तो चर्चा की बात है, अब तो चुनाव खत्म हो चुका, नतीजे आ चुके। अगर प्रशांत किशोर ने महीने भर तक इस मामले को बुनाया कि बीजेपी वाले ये कहते हैं कि किसी कुत्ता बिल्ली को बांकीपुर में उतार देंगे फिर भी वो जीत जाएगा, तो क्या महीने भर में कोई कोशिश नहीं हुई इस बयान के काट की? अगर कोई आपका मानहानि कर देते ना, एक मानहानि कर देते, वकील है वो। कह रहा हूँ कि अगर जनता के बीच परसेप्शन की बात थी, चलिए ये बात अब कही जा रही है कि कोई तथ्यात्मक बात नहीं थी, प्रशांत किशोर ने जिस बात को उछाला था वो अलग ढंग से उछाला था, लेकिन आपने काउंटर क्यों नहीं किया था महीने भर तक? अगर आप 3 हफ्ते तक काउंटर नहीं करते हैं और चुनाव के अगले दिन अगर आप नतीजे के अगले दिन ये बात कहते हैं कि ये चीज सही नहीं थी, तो ये तो मुद्दा उसी दिन हल हो जाना चाहिए था। आप पूछते कि बताओ कौन से नेता ने ये बात कही थी, और पूरा बयान सुना हमने। तो ये जो जनता के मन में ये बात बैठ गई, उसका क्या कहेंगे? हर मोहल्ले में पहुंचे, मोहल्ला सभाएं इतनी की उन्होंने कि हर मोहल्ले में पहुंच के महिला पुरुष जो बुजुर्ग थे, युवा थे, सबके दिमाग में ये बात प्रशांत ने बिठा दी। तो यहाँ तो ये बात थी कि अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपकी रणनीति किस तरह की थी? अगर चलिए गलत तथ्य ही कुछ उठाए जा रहे हैं तो आपने काउंटर क्यों नहीं किया? दूसरी बात, जैसा बता रहे हैं अपने प्रभाकर जी, वो ये कह रहे हैं कि किसी को भी आपने मैदान में उतार दिया, आप उम्मीदवार बदल देते हैं। अभिषेक बंटी को लेकर क्या होमवर्क था आपका? यही होमवर्क था, या ये भी बात पता नहीं कर पाए कि सालों तक आपका जो कार्यकर्ता आपके लिए खून पसीना एक कर रहा? उनके माता पिता वाली बात थी कि माता पिता पे दोष सिद्धि थी चारा घोटाले के मामले में, और वहां पे सजा भी उनको हुई थी चारा घोटाले के मामले में, तो ये तो तथ्य था ना। आप जब एफिडेविट देंगे, सारी बातें देंगे, तो ये भी तो पूछेंगे कि ये उनकी परिवार की छवि, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के बेटे पे अगर इस वजह से आरोप लगाते हैं आप, लेकिन नीतीश मिश्रा को आप मंत्री बनाते हैं, उनके पिताजी जगन्नाथ मिश्रा पर भी तो मामला था चारा घोटाला का। तो ये सारी चीजें, इतने संशय जमा हो गए कि जितने भी उनके समर्थक थे बीजेपी के कोर वोटर, उनको लगा कि कार्यकर्ता इतनी मेहनत कर रहा है, उसको ये लोग चुनाव मैदान में उतारते हैं, नॉमिनेशन कराते हैं, वहां पे मुख्यमंत्री की सभा हो जाती है, इतने नेता जुट जाते हैं, मिला देते हैं ले जाकर नीतीश कुमार से भी संजय सरावगी अपने उम्मीदवार को, अभिषेक बंटी को आशीर्वाद उनका भी दिला दिया जाता है, और बाद में उम्मीदवार वापस। तो क्या छवि बनती है हम लोगों के बीच? तो छोड़िए, आपके जो कार्यकर्ता इतने सालों से आपको जिता रहे थे उस इलाके में, आपके जो कोर वोटर थे, जाति विशेष थे अगर आप कहते हैं, तो फिर क्या आपका होमवर्क था? क्या आपको लग रहा था कि ये चीजें उल्टा असर नहीं करेंगी? और प्रशांत किशोर भले ही जाति जमात की बात नहीं करते हूँ, शत्रुघ्न सिन्हा से कितनी बार उन्होंने पोस्ट करवाया होगा अपने प्रचार के लिए, अपने समर्थन के लिए बातें। शत्रुघ्न सिन्हा से ये बात बार बार कहलवाना उस इलाके में क्या था? वो सारी रणनीति बना के चल रहे थे कि जाति जमात भी लेना, मुद्दा भी लेना। जी देखिए, बिल्कुल अमित जी ने बिल्कुल सही कहा, प्रभाकर जी, अमित जी ने बिल्कुल सही कहा। बात और जोड़ लेते हैं अमित कुमार से मुझे कि अमित जी, ये जो भरत भूषण तिवारी का जो एनकाउंटर हुआ था, आपको लगता है कि ये भी एक मुद्दा था बांकीपुर चुनाव में?
बांकीपुर चुनाव में सिर्फ यही मुद्दा नहीं था प्रभाकर जी, मुझे लगता है उसी पटना में नीट छात्रा को लेकर जितनी बातें हुई और जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ, आंदोलन हुआ, ये अगड़ा बहुल सीट है। अगर आप जातीय समीकरण की बात कर रही होगी, कड़वा सच है, लेकिन जाति जमात की राजनीति हो रही है प्रदेश में, ये सच है। तो वहां पे नीट की जो छात्रा थी उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो एक मामला था, और भरत तिवारी का मामला बहुत ज्यादा बड़ा था। अगर आपके 19,000 वोट के अंतर से कोई उम्मीदवार आपको हरा देता है तो कुछ कुछ हजार तो आपको देखना होगा ना किस पॉकेट से आपके वोट गए हैं और कितने वोटर हैं वहां पे। भरत तिवारी की आप बात करते हैं, अगर ये मुद्दा नहीं होता तो 17 जून को देखिए उनका एनकाउंटर होता है, संदिग्ध एनकाउंटर, हथियार फेंकने के बाद गोली मारी जाती है। और उनकी माता जी को आप जुलाई में 23 तारीख को मेरे ख्याल से आप बुलाते हैं, उनकी माता जी से मुलाकात करते हैं 23-24 को, और उसके बाद मुख्यमंत्री कहते हैं कि स्वर्गीय भरत तिवारी जी को न्याय मिलकर रहेगा। अब आप जी भी लगाते हैं भरत तिवारी में, लेकिन जब बात होती है कि जब उस एसडीपीओ जगदीशपुर के उसके ट्रांसफर पटना में जब मद्य निषेध विभाग में डीएसपी बनाकर भेजा गया, उस दिन सवाल उठाया गया था कि आप इसे हटाते क्यों नहीं, ये तो गलत बात है। हटा भी दिया, माता जी से मुलाकात के ठीक बाद पुलिस मुख्यालय में अटैच कर दिया। तो ये फैसला इतनी देरी से क्यों लिया गया? और नागमणि देखिए बीजेपी के नेता हैं, और कहा जाता है कि जिस समाज से आते हैं बहुत ही करीबी रहे हैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के, और वही लेकर बीजेपी में आया, ऐसा बताया जाता है। नागमणि ने क्या बातें कही, आतंकवादी कहा भरत तिवारी को, भरत तिवारी के परिवार को लेकर कहा कि पाकिस्तान और बाकी सबसे कनेक्शन, घर में तहखाना और उसमें हथियार, पता नहीं कितनी कितनी बातें, और कहा कि गोली मार दिया, सही किया। तो ये सारी बातें आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं, और हमने देखा इस बीच में कि जिस जाति वर्ग से आते हैं सम्राट चौधरी जी, कुछ ऐसे गाने बने जिसमें कहा गया कि इनके आगे तो सबको झुकना ही पड़ेगा। ये उसी दौर की बात है, देखिए भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद की बात है। तो आप पिछले विधानसभा चुनाव से लेकर इस उपचुनाव तक आएंगे तो आप देखेंगे ऐसी चीजें हुई है जिस पर बीजेपी की चुप्पी, बीजेपी का स्टैंड नहीं लेना या अधूरा स्टैंड लेना, उसकी खामोशी, उसी के नेता का अजीबोगरीब बयान देना, एक सुर नहीं आना, ये सारे मामले आके बांकीपुर में मिल गए, मुझे तो ऐसा लगता है। देखिए बिल्कुल अमित जी ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक बात जो मेरा अपना मानना है कि 2025 के नवंबर दिसंबर के बाद और 2026 के अगस्त आते आते दो तीन चीजें बदली। पहली बात तो ये बदली कि प्रशांत किशोर के अंदर से हिम्मत आई कि मैं चुनाव लड़ूंगा। बीजेपी के उम्मीदवार का ऐलान होने से पहले प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया कि बांकीपुर से वो चुनाव लड़ेंगे। अब बीजेपी को जीतने वाले उम्मीदवार को चुनने की बजाय वो उम्मीदवार चुनना था जो प्रशांत किशोर को टक्कर दे सके। तो पहली बढ़त तो उन्होंने ये हासिल कर ली। दूसरी बढ़त उन्होंने हासिल करी जो उनके इर्द गिर्द जो रणनीतिक वाले थे, जो स्टाफ और इलेक्शन मैनेजमेंट, उनको थोड़ा सा पीछे किया उन्होंने, कार्यकर्ताओं और नेताओं को वो आगे लेकर आए। तीसरी चीज जो उन्होंने की, मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कई नेताओं को उन्होंने तोड़ा। ये मैसेज देने की उन्होंने कोशिश की कि मैं अब नेता बनने के लिए तैयार हूं। देखिए चुनाव लड़ना एक अलग बात होती है, आपको ये भरोसा देना होगा मतदाताओं को कि हाँ मैं नेता बनने को तैयार हूं, मतलब मैं अब जीतने की तैयारी कर रहा हूं। ये दो तीन चीजें उनको क्लब होती चलेगी। फिर जन जी का प्रोटेस्ट, जंतर मंतर का प्रोटेस्ट, भारतीय जनता पार्टी के अंदर खींचतान, नए उम्मीदवार को नितिन नवीन द्वारा 24 घंटे तक बधाई ना दिए जाना, ये तमाम चीजें उसमें क्लब होती चली गई। और इसमें एक की भूमिका नहीं थी, सम्राट चौधरी के सरकार का नकारात्मक रवैया, वहां के स्थानीय सांसद रविशंकर प्रसाद गजब करते हैं। और बीजेपी के नेताओं की एक बड़ी दिलचस्प चीज होती है, वो जानते हैं कि भैया विकास करने से चुनाव नहीं जीता जा सकता। और बीजेपी के सांसदों और विधायकों को एक बुरी आदत लग गई है, हिंदू मुसलमान और मोदी जी तो है ना, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा क्षेत्र में विकास विकास करते नहीं। ये तमाम चीजें जो है वो प्रशांत किशोर के लिए फायदेमंद बन गई। लेकिन एक बात मैं फिर कह रहा हूं प्रभाकर जी, पहले भी हमारी चर्चा हो रही थी, मैंने कहा था कि प्रशांत किशोर के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है। राजनीति सिर्फ संयोग नहीं होता, राजनीति प्रयोग भी होता है। बहुत सारे प्रयोगों के फायदे होते हैं, बहुत सारे प्रयोग आपके ऊपर उल्टे पड़ जाते हैं। मैं सिर्फ दो तीन चीजें बानगी दे देता हूं कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी यानी बीजेपी के इकोसिस्टम से नाराज, निराश, हताश होकर जब उन पर बैन लगा दिया गया था मोदी पर कई तरह का, वो अमेरिका चले गए थे, राजनीति में पूरी तरह से राजनीति छोड़ गए थे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के तौर पे जाते हैं, कोई एक बड़ा अधिकारी होता है जो ये इंश्योर करता है कि मोदी अटल जी के कार्यक्रम में जाए, जो भारतीयों के कार्यक्रम को संबोधित करने वाला होता है। उनका सेटिंग अरेंजमेंट ऐसे किया जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी की नजर मोदी पर पड़े और वो मोदी को कहते हैं कि दिल्ली आओ, वापस इंडिया चलो, हम कुछ काम देंगे। वापस वो आते हैं, एक बड़े पत्रकार के घर में एक डेथ हो जाती है, उनके शमशान घाट में उनके उसमें जाते हैं, वहीं उनको खबर दिया जाता है कि अटल जी बुला रहे हैं। अब अटल बिहारी वाजपेयी जिस नरेंद्र मोदी को अमेरिका से वापस लेकर दिल्ली आए,
गुजरात का मुख्यमंत्री बनाकर भेजा। उनको लगा कि आडवाणी को मैं टैकल कर लूंगा, लेकिन आडवाणी को तो कंट्रोल नहीं कर पाए। 2002 में अमेरिका के एक अखबार में अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ एक अपमानजनक लेख छपा। आरएसएस का प्रेशर बढ़ा, लाल कृष्ण आडवाणी को बुला के उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया। लेकिन इसके बावजूद जो गुजरात के गोधरा में हुआ 2004 का चुनाव, अटल बिहारी वाजपेयी हार गए। जिसको वो लेकर आए थे आडवाणी को टैकल करने के लिए, उसी व्यक्ति ने उनकी सत्ता से विदाई कर दी। ये कभी कभी ऐसा होता है। प्रशांत किशोर के बारे में हम अब सब जानते हैं कि मोदी को कैसे वो जिताने में भूमिका निभाई। क्यों जिताने में भूमिका निभाई? क्योंकि उनसे वादा किया गया था कि सत्ता में आने के बाद नंबर 2 तुम ही रहोगे। और 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद जब मोदी को ये तय करना था कि नंबर 2 कौन बनेगा, वो एक तरह से गुजरात के रेजिडेंट कमिश्नर वो एक दो बार मीडिया के सामने आ गए तो हटा के बाहर फेंक दिया गया उनको। प्रशांत किशोर ने इस तरह का एक मैसेज दे दिया कि अब मैं चलाऊंगा सब कुछ। अमित शाह को भवन में ना गए होते कि या तो पीके चुन लो या मुझे चुन लो, तो शायद फिर प्रशांत किशोर आज की तारीख में बता दूं वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते या मोदी सरकार में मंत्री होते। तब ना कोई अमित शाह ना होता, ना राजनाथ सिंह होते, ना नितिन गडकरी होते। इनमें से कोई नहीं होता, वो प्रशांत किशोर की सरकार होती। खैर, उसके बाद एक चांस उन्होंने और लिया, सब जुगाड़ पाती लगाया, जनता दल यूनाइटेड में चले गए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन के, मुख्यमंत्री निवास पर रहने चले गए। वो इकलौते उत्तराधिकारी स्वयंभू मैं कह सकता हूं। इससे पहले जितने बने या इसके बाद जितने बने, किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मुख्यमंत्री आवास में रहने लग जाए। प्रशांत किशोर रहने लग गए, लेकिन फिर चीजें लगी कि भाई नीतीश किसी को उत्तराधिकारी तो घोषित करते नहीं थे, वहां से बाहर निकले। अब वो एक विधायक बनकर, शायद वो नेता बनकर उतने ज्यादा थ्रेट ना होते, एक विधायक बनकर वो भारतीय जनता पार्टी के पूरे इकोसिस्टम के लिए एक थ्रेट बन गए। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, संयोग और प्रयोग दोनों होता है। प्रशांत किशोर की जीत में आप सिर्फ प्रशांत किशोर की मेहनत मत मानिए, मिथिला स्टूडेंट यूनियन के नेताओं की मेहनत मत मानिए, भारतीय जनता पार्टी का निकम्मापन काहिलापन मत मानिए। इस तरह का मैसेज जो दिया गया कि बीजेपी बटी हुई है, इसको भी मत मानिए। इसके बीच में कई सारी चीजें थी। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, 403 पोलिंग बूथ में से 400 पोलिंग बूथ पर आगे हैं प्रशांत किशोर। 403 में से 400 पोलिंग बूथ पर। ये सिर्फ गुस्से का प्रतिबिंब नहीं है, वो विकल्प के रूप में तो उभरे थे, लेकिन ये विकल्प के रूप में उभरने में उनकी मेहनत के साथ साथ कोई और भी था जो ये चाहता था कि वो विकल्प के रूप में उभरे। लेकिन मैं आप फिर ये कह रहा हूं कि शायद ये विकल्प अब उन्हीं साहब पर भारी पड़ेगा आने वाले दिनों में। जी प्रभाकर जी। संतोष पाठक, जो आप ये बात कह रहे हैं, तो ये तो एक वो थ्योरी है जिसमें कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जीते हैं, जिताए गए हैं। और ये शुरू से इस बात की चर्चा हो रही थी कि जिस ढंग से बीजेपी ने अपने कैंडिडेट उतारे, एक कैंडिडेट दूसरा कैंडिडेट। अच्छा, एक चीज और जोड़ देता हूं प्रभाकर जी, एक चीज और जोड़ देता हूं। जो पहले वाले उम्मीदवार के खिलाफ जो चारा घोटाला, वो अमित जी ने तमाम चीजें बता दी। बिहार में एक और इंडस्ट्री है, शराब की होम डिलीवरी। अच्छा, शराब की जो होम डिलीवरी होती है, मैं जरा बता दूं आपको, तो धड़ाधड़ पैसे आते हैं, वो पेटीएम या गूगल पे पैसे आते हैं। अब उसमें क्या होता है कि अगर आपने बिजनेस अकाउंट खोल रखा तो सारा पैसा अगले दिन आता है, लेकिन अगर आपने बिजनेस अकाउंट नहीं खोल रखा तो आपका ट्रांजैक्शन दिखाता है कि दिन भर में आपने 200 शराब की बोतल बेची या 250 शराब की बोतल बेची। पटना के दर्शक समझ गए होंगे, बाकीपुर के दर्शक भी समझ गए होंगे। आप अपनी बात अब आगे रख सकते हैं। ये कोई बात थोड़ी ना कि पटना वाले समझेंगे और हम लोग नहीं समझेंगे। एक कैंडिडेट के बारे में बोल रहे हैं। ये इंडस्ट्री है प्रभाकर जी बिहार में। तो अमित जी, आपको क्या मैं ये कह रहा था कि ये जो संतोष पाठक की एक बात कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर के जीतने में जो हम लोग कारण गिना रहे हैं, वही कारण पर्याप्त नहीं है जो ये सामने दिखता है। पीछे से भी, जैसे मेरे मन में भी कल आया कि जैसे होता ना कि कुछ ये दाग अच्छे हैं, उसी तरह से ये जीत अच्छी है। तो क्या इस जीत को सुनिश्चित करने में खुद बीजेपी ने भी भूमिका निभाई है? आपको भी क्या लगता है, ऐसा है क्या? इशारों में वो उन्होंने ये बात कही। देखिए, बीजेपी की अगर आप बात करते हैं तो बीजेपी में जबरदस्त नाराजगी थी इनको, जिस तरह से अभिषेक बंटी को वहां पे उम्मीदवार बनाया गया था। बताया ये जा रहा था कि बीजेपी का जो राज्य इकाई का पैनल था, उसने जो कोर कमेटी बताई गई, उसने बाकायदा 3 नाम भेजे थे। उसमें रणवीर नंदन थे, बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड से वो जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष मेरे ख्याल से रहे या हैं अभी। और इसके साथ ही आलोक, आपको याद होगा अजय आलोक जो प्रवक्ता है पार्टी के, उनका नाम था। उनमें 2 लोग तो ये थे, एक और नाम जिनकी चर्चा बहुत ज्यादा कहा जा रहा था कि वो जो पैनल था उसमें उनका नाम भी था, मैं अभी शायद मिस कर रहा हूं उस नाम को। तो ये सारी चीजें थी, 3 नाम भेजा गया था, लेकिन अचानक जो उम्मीदवार का नाम आया अभिषेक बंटी का, वो कहा जा रहा है कि नितिन नवीन की तरफ से आया। और बिल्कुल अंदर खाने ये बात ठन गई थी कि नितिन नवीन की तरफ से जो नाम है वो बहुत मजबूत नहीं है, ये वो है। लेकिन घोषणा हुई इस नाम की, उसके बाद जिस तरह से उन्हें वापस किया गया, दूसरे उम्मीदवार को लाया गया,
और किस तरह की चीजें हुई, तो वो तो सबके सामने है। तो शक तो एक पैदा होता ही है कि अगर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष की खाली की गई सीट पर चुनाव लड़ते हैं तो फिर इस तरह की जो चीजें हो रही हैं वो चीजें क्यों हो रही हैं, ऐसी चीजें जो संदेश जा रहा है वो क्यों जा रहा है। और इस वजह से अगर आपका कोर वोटर बैठा रह जाता है घरों के भीतर तो क्या होगा। तो एक शक तो पैदा हुआ है। दूसरी बात, जो जब विधानसभा में ललकारेंगे प्रशांत किशोर, तो वो विपक्ष की तरफ से ललकारेंगे, तो तेजस्वी यादव की भूमिका क्या होगी वहां पे। तेजस्वी के बगल में एक नेता तो आ गया, कम से कम अकेले समय ही कम मिले लेकिन मुद्दा तो उठाएंगे वो। और तेजस्वी की अनुपस्थिति अगर ज्यादा रही सदन के भीतर, तब तो प्रशांत किशोर को और भी स्पेस मिलेगा। और प्रशांत किशोर एक फेस बनते हैं। तो उस भारतीय जनता पार्टी के लिए जो नीतीश युग समझ रही है कि नीतीश युग अब जाने को है, आगे एक नेता का सहारा, एक कंधे का सहारा तो हमें चाहिए ही चाहिए। हमारी राजनीतिक छवि जो भी हो, जैसी जेडीयू की राजनीतिक छवि रही है सभी समाज के बीच में जो बैठ रही है, वैसी छवि वाला एक नेता चाहिए। तो इस स्पेस को प्रशांत किशोर आने वाले दिनों में भर सकते हैं। लेकिन ये अपनी तरफ से हम नहीं कह सकते कि बीजेपी के ही किसी व्यक्ति ने ऐसी व्यवस्था की होगी कि प्रशांत किशोर जीत जाएं। ऐसी अटकलें हैं, खूब चर्चा चल रही है पटना के गलियारों में, और ये कहा जा रहा है कि ऐसा मुमकिन है। राजनीति को जो करीब से गहराई से देखते हैं वो समझते हैं कि सारी चीजें समय के लिहाज से बहुत बार ऐसे दांव खेले जाते हैं जिस दांव को लेकर आम लोगों को विश्वास नहीं हो, पार्टी के भी लोगों को विश्वास नहीं हो, लेकिन पर्दे के पीछे ऐसी चीजें चला करती हैं। हो सकता है उसमें सच्चाई हो, लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी है। शशि, आप क्या देख रहे हैं कि क्या वाकई नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार के पॉलिटिक्स में जो वैक्यूम बना था, जो जगह खाली हुई है, उसे भरने के लिए प्रशांत किशोर को लाया गया है, या प्रशांत किशोर उस जगह को भरने वाले हैं, या भर रहे हैं, या भराया जा रहा है? संतोष भाई ने एक बात कही, प्रयोग वाली बात कही, वही असल बात है। आप इसी इलेक्शन में बांकीपुर चुनाव में जो वोट शिफ्ट आप देख लेंगे कि किसका वोट टूटकर सर्वाधिक गया है इनको, प्रशांत किशोर को। 35 लगभग 34-35% वोट नीरज सिन्हा बीजेपी को भी मिला है वहां, और 50% के करीब प्रशांत किशोर को। तो जो आप कह रहे हैं नीतीश कुमार की जगह नहीं, मुझे लगता है वो अपोजिशन की जगह क्रिएट करने की कोशिश है, उसको रिप्लेस करने की कोशिश है। कि अब तेजस्वी यादव का एक वोट बैंक है, 30% का है, 28% का है एमवाई। उस एमवाई को ध्वस्त करना, बीजेपी गैर यादव ओबीसी और 1% 2% वाले ईबीसी वोटर्स पर अपना प्रभाव लगभग बना चुकी है। नीतीश कुमार एक उसमें हर्डल थे अभी तक, और वो हट चुके हैं। तो अब जदयू को एक पार्टी के तौर पे, बड़ी संगठित या मजबूत पार्टी के तौर पे फिलहाल नंबर है, इसलिए मान लीजिए, लेकिन संगठन तो उसका कुछ है नहीं। तो ये भविष्य में बीजेपी ही सबसे बड़ी पार्टी रहेगी, लेकिन अपोजिशन कौन रहेगा ये चुनाव इसके जरिए भी तय करने का एक प्रयोग हुआ है, जिसमें भाजपा भी सफल रही है, जिसमें प्रशांत किशोर भी सफल रहे। मैं बार बार कह रहा हूँ, शुरू से कह रहा हूँ कि राजनीतिक विश्लेषक भले ये विश्लेषण करते रहे कि कितना % वोट किसको किधर गया, किसको कितना मिला, लेकिन जो असल प्रयोग पीछे में बैठकर हुआ है वो यही हुआ है कि कैसे विपक्ष का जो एक कन्वेंशनल स्पेस आरजेडी के पास है उसको खत्म किया जाए, और वो खत्म होगा। जी, कल चुनाव नतीजे के बाद किसी ने पूछा तेजस्वी यादव से, जब तेजस्वी यादव पूजा कर रहे थे, हम जो बात ये कह रहे हैं ऐसा तो है नहीं कि वो इस बात को नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन किसी पत्रकार ने पूछा चुनाव नतीजे के बारे में, तो तेजस्वी यादव ने जो बात कहा था कि मैं यहाँ पूजा करने आया हूँ, चुनाव तो होते रहते हैं, नतीजे तो आते रहते हैं। तो क्या उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि उन्हें खारिज करने के लिए उनके प्रशांत किशोर के आने से तेजस्वी को कितनी दिक्कत होने वाली है, उनकी पार्टी के लिए कितना खतरा है? क्या तेजस्वी और उनकी पार्टी नहीं समझ रही होगी, संतोष पाठक? या कोई भी राजनीतिक दल ऐसी बातों को पब्लिकली एडमिट करेगा? कभी नहीं करेगा। ये सब पॉलिटिक्स का जो बहुत इनबिल्ट और इंटरनल पार्ट होता है, तो ये सब वही है। अब वो बाउंस बैक कर जाएंगे प्रशांत किशोर, अगले चुनाव में पता चला कि 125 सीट लेकर आ गए और वही सीएम बन गए, तो फिर क्या करेंगे बीजेपी? लेकिन इस वक्त तो यही प्रयोग है ना,
कि अपोजिशन का मतलब क्या है कि 30% वोट का जमावड़ा है एक जगह, उसको ब्रेक करना है, तेजस्वी यादव को इररिलेवेंट करना है। और तो तेजस्वी यही यादव बात मैं कह बखूबी ये बात समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। लेकिन दिक्कत उनके साथ क्या है मैं बता देता हूँ। मेरी पुस्तक में भी एक बड़ी अच्छी कहानी है कि कर्ण को सारथी मिला शल्य, महाराज शल्य। तो महाराज शल्य का एक ही काम था, वो युधिष्ठिर के पक्ष में भी थे और वो मतलब कौरव और पांडव दोनों के वो थे, मामा थे, रिलेटिव थे। तो उनका था इस तरफ से, लेकिन वो चले गए किसी तरह से कौरव के पक्ष में। तो उन्होंने एक संधि की युधिष्ठिर से कि कोई बात नहीं, मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि कर्ण को मारना तुम लोगों के लिए आसान हो जाए। और शल्य पूरे युद्ध में यही करते रहे कि वो कर्ण का मनोबल, जब भी अर्जुन सामने आता तो वो कहते कि देखो बाघ आ रहा है और तुम बिल्ली हो। अब बताइए, अगर आपका सारथी बार बार यही कहे तो तेजस्वी यादव के जो सारथी हैं या जो लोग, मैं ये दावे से कह रहा हूं कि बड़े बड़े लीडर आरजेडी के हिम्मत नहीं कर पाते हैं उनके सामने बैठकर इस तरह की बातें करने की। और मैं ये भी जानता हूं कि संतोष भाई भी इस बात को मैं शशि जी की बात में जोड़ता हूँ, बिल्कुल उन्होंने सही कहा। और एक बात मैं कहूँ आपको प्रभाकर जी, भले हम लोग माने या ना माने, पढ़ाई लिखाई का और शिक्षा का अपना एक अलग महत्व है। मुलायम सिंह यादव का एक वो रहा कि मुलायम सिंह यादव को जब ये चुनना था कि वो अपने द्वारा नेता बनाए गए जो स्टाफ के रूप में आए थे, अमर सिंह को चुने या बेटे अखिलेश यादव को चुने, मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को चुना। तेजस्वी यादव के समय सामने ये मौका आया कि वो अपने माता पिता को चुने, अपने भाई को चुने, अपनी बहन को चुने या अपने पीए को चुने। उन्होंने अपने पीए को चुन लिया। जितने नेता जो है वो अपने परिवार पे, मान लीजिए परिवार बात तो अब कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन जितने नेता भी अपने परिवार, अपने नेताओं, अपने कार्यकर्ताओं की बजाय पीए को चुनते हैं, उन्हें अपने जीवन में इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल भी इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। अभी लालू यादव के घर में जिस तरह से डेली लड़ाइयां हो रही है, डेली लड़ाइयां हो रही है, ऐसे में आप उस व्यक्ति से क्या उम्मीद करेंगे कि वो चुनाव लड़े, उम्मीदवार बनाए? डेली एक अजीब तरह की लड़ाई वो उम्मीदवार झेल रहा है, तेजस्वी यादव झेल रहे। लेकिन यहाँ लड़ाई 30-32% से ज्यादा 15% की है। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, उत्तर प्रदेश की 3 ध्रुवीय लड़ाई को उसने 2 ध्रुवीय में बदल दिया। मायावती को उसी जगह पहुंचा दिया जहां से बसपा की यात्रा शुरू हुई थी। 9.5% वोट उतने पे ही मायावती पहुंची हुई है पिछले चुनाव। महाराष्ट्र में भी कमोबस उन्होंने 2 ध्रुवीय व्यवस्था बना दी। शिवसेना को जितनी बार तोड़ना पड़ा तोड़ दिया, इसलिए बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री है। बिहार में मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बन पाया कि बिना किसी कैडर के, बिना किसी पैसे के, बिना किसी संसाधन के और बिना किसी बिजनेसमैन के बैकअप के 15% वोट का एक ऐसा पूरी तरह से एक मजबूत गठबंधन तैयार कर दिया था नीतीश कुमार ने, जिसके बल पर वो जब मर्जी इधर चले जाए, जब मर्जी उधर चले जाए। एक बात मैं और बता देता हूं कि नीतीश कुमार कम से कम एक बार पलटी और मारेंगे अगले 6 महीने 7 महीने में, जो भी होगा, जो मेरा अपना एनालिसिस कहता है। लेकिन लड़ाई यहाँ उस 15% की है कि नीतीश कुमार का वो 15 नहीं, मैं आगे कंटिन्यू कर देता हूँ, मैं कंटिन्यू कर, फिर पूछिएगा। अटक जाएंगे, दर्शक अटक जाएंगे। नीतीश कुमार वाला जानना चाह रहे हैं, मैं वही बता रहा हूँ मैं। नीतीश कुमार अभी, पहली बात है कि नीतीश कुमार क्या अभी पलटी मारने की स्थिति में है, और मारेंगे तो मैं बता रहा हूँ क्या आपको, पाने के लिए मारेंगे और किधर जाएंगे? नहीं, मैं आगे बता रहा हूं आपको। जो 15 से 20% वोट बैंक नीतीश कुमार के पास है, उसी 15 से 20% वोट बैंक की लड़ाई। राष्ट्रीय जनता दल को जब छोड़कर बीजेपी में आए सम्राट चौधरी, उस समय तक सम्राट चौधरी को यह नहीं पता था कि उनको विपक्ष का नेता बनाया जाएगा, प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। सम्राट चौधरी ये भी जानते हैं कि शायद ये उनका पहला और आखिरी कार्यकाल है, इसके बाद शायद उनको बीजेपी उस तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं करेगी। अगली बार अगर बीजेपी का बहुमत आएगा तो खांटी आरएसएस के बैकग्राउंड से आने वाला व्यक्ति ही मुख्यमंत्री बनेगा, और वो व्यक्ति प्रधानमंत्री से जाके बाकायदा मिल आया है 7 लोक कल्याण मार्ग पर, और प्रधानमंत्री ने उनको कहा है थोड़ा सा इंतजार करो, मौका आएगा। तो इसलिए सम्राट चौधरी आज नहीं तो कल वो भी एक अलग पार्टी बनाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। नीतीश कुमार क्यों पलटेंगे? नीतीश कुमार इसलिए पलटेंगे क्योंकि संजय झा को तवज्जो मिलती जा रही है। बीजेपी आलाकमान, प्रधानमंत्री अमित शाह, सब कुछ संजय झा को तवज्जो दे रहे हैं, और इतने दशकों के साथ संजय झा भी पीए रहे हुए बीजेपी के लोकसभा सांसद राजीव प्रताप रूडी के, अटल जी के बाद में बहुत करीबी रहे हैं वो, तो बीजेपी नेताओं के काफी करीबी रहे हैं वो, बहुत गुणी आदमी है संजय झा। राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, जो इतने दशकों से लालू के साथ रहे, जो इतने दशकों से नीतीश कुमार के साथ रहे,
वो कब तक ये बर्दाश्त कर पाएंगे कि उनसे बड़ा नेता कोई जनता दल यूनाइटेड में बनेगा। और राजीव रंजन और नीतीश कुमार की केमिस्ट्री एक अलग तरह की केमिस्ट्री है। निशांत कुमार को जो एक मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय दे दिया गया है, जो बिहार की तारीख में, आज की तारीख में किसी को भी मैं कह रहा हूं, प्रशांत किशोर को अगर आप स्वास्थ्य मंत्री बना दीजिए तो शायद वो व्यवस्था उतनी बिगड़ चुकी है जो कभी ठीक नहीं होगी। बड़ा अच्छा, जनता दल यूनाइटेड के एक नेता ने मुझसे कहा कि सम्राट चौधरी ने और मोदी शाह ने मिलकर निशांत कुमार को तो क्लर्क बना दिया है। मंत्रालय जाओ, फाइल पे साइन करो, घर आ जाओ, मंत्रालय जाओ, फाइल पे साइन करो, घर आ जाओ। ये बहुत ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। और अब एक विकल्प की तलाश आ गई है। एक तरफ लालू यादव का परिवार है जो टूटा हुआ है, हताश है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, बेटे की जिद के कारण बहुत कुछ बिखरता जा रहा है, टूटता जा रहा है। और दूसरी तरफ जो है वो निशांत कुमार है, जिनको शायद समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किस उदेरपुर में, किस जंगल में आ गया हूं। तीसरी तरफ राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, आज प्रधानमंत्री के साथ जो बैठक हुई उस बैठक में मौजूद थे। उनका दुख ये है कि भैया वो इतने बड़े नेता है और मोदी जी ने कौन सा मंत्रालय उनको थमा रखा है जिसका कोई मतलब और मायने नहीं है। और दूसरा दुख यह है कि जनता दल यूनाइटेड में उनकी चलनी बंद हो गई है। और तीसरी चीज ये है कि वो अनंत सिंह के बहुत बड़े भक्त है। उनको लोकसभा चुनाव जीतने के लिए अनंत सिंह का समर्थन लेना बहुत जरूरी है। तो अभी गंगा नदी में बहुत सारा पानी बहना है, तो ये 15% की लड़ाई फिलहाल जो प्रशांत किशोर का पहला टारगेट है कि इस 15% को कैसे अचीव किया जाए। और अगर उनको ये मौका लगेगा, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अगर उनको ये मौका लगेगा कि नीतीश कुमार के साथ एक बार फिर से जुड़ सके ताकि वो नीतीश का उत्तराधिकारी, क्योंकि लंबे तौर पर निशांत नहीं बनेंगे, निशांत उत्तराधिकारी बनने की क्षमता नहीं है। राजा का बेटा एक बार किसी तरह से राजा बन सकता है, दूसरी बार राजा बनने के लिए तो चुनाव जीतना पड़ेगा, चुनाव लड़ना पड़ेगा या फिर किसी का साथ लेना पड़ेगा। जैसे मैं शब्दशः नहीं कह रहा हूं, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी के शब्दों में भावना समझिए कि मुगल काल में एक आखिरी दौर में जितने राजा बने थे वो या तो मराठों के दम पर बनते थे या अंग्रेजों के दम पर बनते थे। इस तरह से कोई ना कोई एक बड़ा पैटर्न लेना पड़ेगा। आज नहीं तो कल विकल्प की स्थिति बनेगी। आज नहीं तो कल बीजेपी से अलग हटकर जनता दल यूनाइटेड भी अपनी दुनिया तलाशने की कोशिश करेगी, राष्ट्रीय जनता दल भी तलाशने की कोशिश करेंगे। और विधायक बनने के बाद एक चीज गौर नहीं किया आप लोगों ने कि विधायक बनने के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि सम्राट चौधरी जैसे मुख्यमंत्री को जाना चाहिए। सम्राट चौधरी ने तुरंत बधाई दे दी। ये 15% वोट बैंक का बड़ा लोचा है। सम्राट चौधरी ने तुरंत बधाई दे दी, लेकिन नितिन नवीन ने बधाई नहीं दी है, तेजस्वी यादव ने बधाई नहीं दी है। और एक बात हमेशा ध्यान रख लीजिए कि अब जो है हम ब्राह्मण को, भूमिहार को, क्षत्रियो को अलग अलग पॉकेट में मानते हैं, लेकिन अगर इनको आप एक साथ जोड़ेंगे तो 15.5% आबादी अपर कास्ट की है। और दूसरी चीज जोड़ लीजिए कि यादव आपका 14.25% है, मुस्लिम 17% है, लेकिन 17% मुसलमान उसी के साथ खड़ा होगा जिसके साथ 14% यादव का हो या 15% अपर कास्ट का वोट बैंक हो। जो भी 10% से ज्यादा वोट बैंक लाने की हिम्मत रखता है, क्षमता रखता है, उसी को मुसलमान वोट देगा। और यही मैं कह रहा हूं कि शायद आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का प्रयोग एक बार फिर से उन पर भारी पड़ेगा। और मुख्यमंत्री अपना तो बना लिया, लेकिन कब तक अपना मुख्यमंत्री रह पाएंगे ये बड़ी चिंता का सबब होगा उनके लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि निशांत कुमार को मुझे लग रहा है कि अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। मैं आपके बारे में कह रहा हूँ क्योंकि निशांत कुमार को लेकर जो आपने जनता दल यूनाइटेड के नेताओं की बात की, मेरी भी एक नेता से बात हुई थी, उन्होंने कहा था, बहुत ही करीबी है नीतीश कुमार के, उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया था कि हमने भी कहा था कि ये सुसाइडल फैसला है, इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। अगर आप राजनीति में निशांत को इतनी जल्दी उतार देते हैं इस जिम्मेदारी के साथ, जो जिम्मेदारी उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय की दी गई, ये तब की बात है जबकि निशांत कुमार को लेकर बहुत सारे मीम्स बनाए जा रहे थे, बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही थी जिसके बाद कहा जा रहा था कि क्या ये स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके सेहत, और बहुत सारी ऐसी टिप्पणियां की जा रही थी जो नहीं की जानी चाहिए किसी भी व्यक्ति पर, अगर मैं फेयर ढंग से बात करूं तो। लेकिन निशांत की अगर मैं बात करूं तो निशांत ने बाद के दिनों में जो सारी चीजें की और जिस तरह से उन्होंने लगातार अस्पतालों के दौरे किए और जो अपनी इमेज बनाने की कोशिश की, वो पहले से अभी की स्थिति बदल चुकी है। दूसरी बात ये आपने कही कि संजय झा वाली और ललन सिंह वाली, तो संजय झा और ललन सिंह के बीच 36 का आंकड़ा है, ये दुनिया जानती है। आपको वो तस्वीरें भी याद होगी जबकि निशांत पहले दिन जब पार्टी में, ताजपोशी के बाद पार्टी में जब वो शामिल हुआ, उसके बाद जिस मंच पर आए जहां दोनों नेता खड़े हुए थे, तो हम देख रहे थे कि बार बार ललन सिंह की तरफ से ये कोशिश हो रही थी और ललन सिंह के पैर भी छूकर प्रणाम किया और बाद में कंधे पे भी हाथ रखते नजर आए निशांत। और इधर हम देख रहे थे कि संजय झा और बाकी उनके जितने करीबी लोग थे उनकी भी तस्वीरें ये बता रही थी कि एक कशमकश तो चल रही है निशांत को लेकर। तो निशांत को प्रभावित करने के लिए एक बड़ा वर्ग जेडीयू के भीतर निशांत से बिल्कुल करीब आ चुका है और ये संजय झा वाले जो खेमा है उसकी काट की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब नीतीश कुमार के बारे में आप कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो पलट जाएंगे, पलट सकते हैं, तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही कि मिलेगा क्या उनको।
अभी की स्थिति जो मौजूदा विधानसभा की है वो कैसे फिर मैनेज करेंगे, क्या हासिल करने के लिए पलटेंगे? देखिए, राजनीति में कुछ भी हो सकती है, मैं आपकी बात से इस लिहाज से सहमत हूँ कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जरा ये समझाइए कि कैसे पलटेंगे वो। बांकीपुर का उपचुनाव हो चुका है, लेकिन इसके बाद की राजनीति के गणित की जिसकी बात कर रहे हैं वो है बहुत दिलचस्प। नहीं अमित जी, इसमें देखिए दो तीन चीजें हैं बड़ी स्पष्ट तौर पर। एक तो मैंने कहा कि राजीव रंजन सिंह का जो खुंदक कह लीजिए या ईर्ष्या कह लीजिए, और लालू और नीतीश की दोस्ती को टूटने में भी राजीव रंजन सिंह की अपनी एक बड़ी अहम भूमिका रही है। थोड़े से जिद्दी टाइप के नेता माने जाते हैं। जहां तक निशांत कुमार की एक छवि गढ़ने की कोशिश है, आप ये देखिए कि जनता दल यूनाइटेड के पास आज की तारीख में एक सोशल मीडिया टीम भी है, और जनता दल यूनाइटेड के पास अच्छे अच्छे टेलर भी है। वो नीतीश कुमार का कुर्ता उर्ता सब सिलते हैं, लेकिन वो अच्छे टेलरों से निशांत कुमार का कुर्ता नहीं सिलवाया गया। उन अच्छे टेलरों से निशांत कुमार की एक छवि बनवाने की कोशिश नहीं की गई। यानी जनता दल यूनाइटेड के अंदर कोई तो बड़ा खेमा है जो ये चाहता है कि निशांत कुमार की छवि उसी तरह से बनी रहे जिस तरह से उनको कोई सीरियसली ना ले। और मैं फिर कह रहा हूं कि स्वास्थ्य मंत्री उनको बनवाना एक बहुत ही नकारात्मक फैसला था, जिसका खामियाजा निशांत कुमार को भुगतना पड़ा। तीसरी चीज, इस देश की राजनीति में कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ने वाली कहानी हरकिशन सिंह सुरजीत एक बार कामयाब बना चुके हैं, संयुक्त मोर्चा और ये तमाम चीजें। आज की तारीख में इस देश में इकलौता व्यक्ति एक ही व्यक्ति है, प्रशांत किशोर, जिनके मोबाइल में देश के प्रधानमंत्री का भी मोबाइल नंबर है, गृह मंत्री का भी मोबाइल नंबर है, और जिनके मोबाइल में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, सुप्रिया सुले, आप दक्षिण भारत में चले जाइए तो चंद्रबाबू नायडू, अरविंद के, मतलब इस देश के हर राजनीतिक दल के मुखिया का मोबाइल नंबर आज की तारीख में प्रशांत किशोर के पास है, और वो रीचेबल भी है। वो सिर्फ एक विधायक बन के नहीं रहेंगे। अभी 4.25 साल का कार्यकाल बचा हुआ है। आपको क्या लगता है 4.25 साल तक वो सिर्फ एक विधायक बनकर अपनी भूमिका निभाएंगे? 4.25 साल तक में विधायक बनकर भूमिका निभाएंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे। उनके पास अब एक चैलेंज है कि वो 1 और 1.5 साल में बिहार की जनता को ये दिखाए कि हाँ, बिहार, बांकीपुर ने उनको विधानसभा में भेजा और उन्होंने बिहार का पूरा चुनावी गणित बदल दिया, बिहार की पूरी राजनीति बदल दी। तो ये नीतीश कुमार को मनाना, नीतीश कुमार को समझाना, ये प्रशांत किशोर का काम है, और इसमें बड़ी भूमिका राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह निभाएंगे। और अगर मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, कैबिनेट रिसफल में अगर राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह को कोई बड़ा मंत्रालय ना मिला, जिसकी संभावना बहुत कम है संभावना, क्योंकि संतोष भाई ये बताइए फिर, तो क्या जन स्वराज अपने आप को मर्ज कर लेगा जदयू में, या कोलेशन में रहेगा? नहीं, मर्ज नहीं करेगा। जन स्वराज अपने आप को मर्ज नहीं करेगा। अभी तो प्रशांत किशोर के सामने एक बड़ा मतलब समुद्र दिख गया है, तो वो नदी में तो नहीं जाना चाहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि वो मर्ज नहीं करेंगे, लेकिन वो बिहार की राजनीति में और इस देश की राजनीति में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे, क्योंकि उनकी खुंदक सम्राट चौधरी से नहीं है उनकी खुंदक सम्राट चौधरी से। प्रशांत किशोर की खुंदक अमित शाह से है, जिसने 2014 में उनकी ताजपोशी को रोक दिया था। अमित शाह से कैसे बदला पूरा करेंगे? लेकिन प्रशांत किशोर अब अगर बिहार में कुछ भी करेंगे तो अपनी पार्टी के लिए करेंगे, अपने भविष्य के लिए करेंगे, या वो जदयू को या निशांत कुमार को या नीतीश कुमार को सही रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे। वो तो चाहेंगे कि वो खत्म हो। और जदयू में तो एक बड़ा तबका टॉप लीडर्स का वो था ही, पहले से हम लोग डिस्कस करते रहे हैं कि वो बीजेपी के प्लांटेड लोग हैं, और ऐसा हुआ। और जदयू माइनस नीतीश इज इक्वल टू बीजेपी। वो जदयू को सही रास्ता दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। वो जदयू को सिर्फ इतना समझाने की कोशिश करेंगे कि आप आइए और आपके बेटे को चाहे सीएम या डिप्टी सीएम जो भी है वो रखते हैं, आपकी पार्टी को हम जीवित रखेंगे। लेकिन उसके बाद क्या होगा ये पता नहीं। इस देश में भूलिएगा मत कि एक ज्योतिषी का इस्तेमाल करके संजय गांधी ने एक ज्योतिष को पकड़ा। ज्योतिष चरण सिंह के पास जाते थे, चरण सिंह को कहते थे आपके हाथ में प्रधानमंत्री बनने का ही हो, और ऐसा उन्हें बहलाया फुसलाया। इसी भारत तुगलक रोड के बंगले में रहते थे, ऐसा उनको बहलाया फुसलाया कि चरण सिंह कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने, लेकिन 1 महीने रह पाए बतौर प्रधानमंत्री। वो देश की लेकिन मुझे लगता है कि अगर प्रशांत किशोर ऐसा कुछ करेंगे अब बिहार में, तो वो अपनी क्रेडिबिलिटी खोएंगे, अपनी पार्टी की क्रेडिबिलिटी खोएंगे, और जो मौका उनको इस एक सीट से मिला है वो उसको आगे नहीं भुना पाएंगे। फिर वो वही स्ट्रेटेजिस्ट वाली भूमिका में सिमट के रह जाएंगे, लीडर नहीं बन पाएंगे। शशि के इस बात से मैं सहमत हूँ। बिहार के लोगों में एक उम्मीद जगी है प्रशांत किशोर के जरिए। दूसरी बात कि शशि ने जो शल्य का उदाहरण दिया, मुझे लगता है कि ये सही मौका है
जब हम शशि शेखर की पुस्तक की बात करें कि शशि शेखर की जो पुस्तक है आप ही हीरो है, भारतीय अध्यात्म से आत्मशक्ति की कहानियां, शशि ने जो बुना हुआ है सनातन के पुराणों से, महाभारत से, रामायण के प्रसंगों से आज के संदर्भ को जोड़ने की जो कोशिश की है, अद्भुत है। और मुझे लगता है कि शशि, इस पुस्तक की एक कॉपी आप आरजेडी कार्यालय और तेजस्वी यादव तक पहुंचा दें और उसमें मार्क करके भेजिएगा जो ये चैप्टर है, छठा, हाँ, 6th अध्याय है, हर मुस्कुराने वाला आपका हितैषी नहीं होता, शल्य और गलत सलाहकारों का खतरा। तो इस पुस्तक को मुझे लगता है कि आरजेडी कार्यालय और तेजस्वी यादव तक पहुंचाने में मदद करनी चाहिए। टैग कीजिए। और संतोष पाठक ने एक नहीं, बात कही थी, प्रभाकर जी, इस पुस्तक को राहुल गांधी को भी भेजना चाहिए, इस पुस्तक को अखिलेश यादव को भी भेजना चाहिए, इस पुस्तक को अरविंद केजरीवाल को भी भेजना चाहिए, 3 नेताओं को तो भेजना चाहिए, क्योंकि इनकी भूमिका बहुत अहम रहने वाली है आने वाले 6 महीनों में या 1 साल में शायद। शशि शेखर, पैसा, पोस्टिंग का खर्च, कुरियर का खर्च मैं दूंगा, किताब इन पार्टी हेडक्वार्टर्स में पहुंचा दीजिए और लिखिएगा कि आपकी सियासत के लिए बहुत जरूरी किताब है, पुस्तक है। दूसरी बात, संतोष पाठक ने एक बात जो कही थी, मुझे लगता है कि उस पर हम बाद में चर्चा हमें और विस्तार से करनी होगी, जिसमें कि 2 बातें, कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे तो नीतीश कुमार को क्या मिलेगा और कब मारेंगे, इस पर हम बात करेंगे अगली चर्चा में। और साथ ही साथ कि प्रशांत किशोर के बारे में हमने बात की, प्रशांत किशोर आ गए, प्रशांत किशोर जीत के प्रशांत किशोर विधानसभा में जा रहे हैं। संतोष पाठक ने इशारा किया कि प्रशांत किशोर बड़ी भूमिका के साथ आ रहे हैं, लेकिन जिस भूमिका के साथ संतोष पाठक ने जो इशारा किया, क्या बिहार के लोगों को इस बात की भनक है कि प्रशांत किशोर उसके लिए नहीं आ रहे हैं जिसके लिए बांकीपुर की जनता ने चुना है, या प्रशांत किशोर अब तक जो कहते आए हैं, या पृष्ठभूमि में जो उनकी भूमिका है उसके लिए आ रहे हैं? ये मुझे लगता है कि अलग टॉपिक है, अलग अध्याय। हाँ शशि, चर्चा खत्म करनी है, मैं भूमिका बना रहा था खत्म करने के लिए। एक हाँ, नहीं, मैं चूंकि अच्छी बात आपने कही, मुझे लगा कि एक विधायक के तौर पे प्रशांत किशोर का जो पहला लिटमस टेस्ट होना है सदन के भीतर और सदन के बाहर, वो यही होना है कि बिहार में इस वक्त 11 जिलों में हजारों किसान के लाखों एकड़ जमीन पर खरीद और बिक्री पर रोक लगी हुई है। ये सभी जातियों के लोग, इस 11 सैटेलाइट टाउनशिप पर प्रशांत किशोर क्या भूमिका निभाते हैं सदन के भीतर और सदन के बाहर, ये भी बहुत कुछ तय करेगा उनके नियत को, उनके इंटेंशन को, कि वो बिहार के विकास को लेकर के क्या सोचते हैं। हवा वाली बात तो बहुत करते हैं, पलायन रोक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब कर देंगे, लेकिन ये लिटमस टेस्ट है मेरे हिसाब से कि इस मुद्दे पर वो सम्राट चौधरी सरकार को कितना घेर पाते हैं, क्या रोल बैक करा पाते हैं। अगर वो ऐसा करा लेंगे तो याद रखिए 11 जिलों में, कम से कम 11 जिलों में हजारों किसानों के वो नायक बन जाएंगे। कई बार जो संतोष पाठक कह रहे थे कि कई बार आप कुछ सोच कर आते हैं, कुछ और करने लगते हैं, जब करने लगते हैं आपको उसमें आनंद आने लगता है, आपको लगता है कि जो मैं ये कर रहा हूँ ये बेहतर कर रहा हूँ और इसी में भलाई है, इसमें हमारी ज्यादा इज्जत है, ज्यादा प्रतिष्ठा है, इसमें भविष्य बेहतर है, तो आदमी वही करने लगता है। तो हो सकता है कि संतोष पाठक ने जो बात कही कि ऐसा सोच के आए होंगे, उनकी महती योजना ये होगी, लेकिन जब प्रशांत किशोर ने देखा कि बिहार की, बांकीपुर की जनता की उम्मीदों में बिहार की जनता उम्मीद देख रही है, तो प्रशांत किशोर से जब ये उम्मीदें जुड़ेंगी तो हो सकता है कि प्रशांत किशोर बिहार के बारे में ही सोचे, बिहार के युवाओं के बारे में सोचे, बिहार में चिकित्सा के बारे में सोचे, बिहार के किसानों के बारे में सोचे। और हो सकता है कि छोड़ो, हमें बाकी बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ मिल गया, जो मिलना था मिल गया, अब तो हमें बिहार को बेहतर करना है, बिहार को बदलना है। तो निश्चित तौर पर ये उसकी घड़ी है। तो मुझे लगता है कि इस चर्चा में हमें चर्चा को यहाँ विराम देना चाहिए। और मुझे आप लोगों से बात करके इतना कुछ सुनने और इतना कुछ सीखने को मिला। मुझे लगता है कि हमारे दर्शक जब सुनेंगे तो उन्हें भी लगेगा कि कुछ चीजें जो दिखती हैं, जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं है, और सियासत में तो अक्सर नहीं होती हैं। तो यहाँ पर ये कि प्रशांत किशोर जीते भी हैं, जिताया भी गया है, आए भी हैं, बुलाया भी गया है। और प्रशांत किशोर के साथ पूरे केवल बांकीपुर की नहीं, पूरे बिहार की उम्मीदें हैं। और बांकीपुर बीजेपी हारी ही नहीं है, बांकीपुर ने संदेश दिया है, अगले चुनाव में सावधान रहिए, लोगों के मुद्दों को पकड़ के रखिए, भावनाओं का कद्र कीजिए, अति अभिमान नहीं चलेगा,
और लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सुन रहे हैं, चाहे वो जेनजी हो या किसान हो या कोई भरत तिवारी का मसला हो या कोई यूजीसी का मसला है, आप ये नकार नहीं सकते। लोकतंत्र में जनता की आकांक्षाओं को, अपेक्षाओं को आप नकारेंगे तो जनता आपको दतिया और बांकीपुर का संदेश देगी। ये संदेश है। तो मुझे लगता है कि इस चर्चा को हम यहीं विराम देंगे। और संतोष पाठक, अमित जी, शशि शेखर, आप लोगों का बहुत धन्यवाद। कानूनी कोना में हमारी कोशिश केवल कानून की बात की नहीं होगी, इस तरह के मुद्दों पर भी हम बात करते रहेंगे, कभी कभी आते रहेंगे और बिहार की भी बात करेंगे, देश की भी बात करेंगे, कानून की बात करेंगे, समाज की भी बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आप लोगों को पसंद आए, पसंद आएगी ही, मेरा दावा है। तो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, जब कानूनी कोना को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोग आते हैं तो कुछ कह रहे हैं। बस इतनी सी बात है अभी के लिए। बस धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।